नमस्कार, स्वागत आप सबका हमारी खास पेशकश में। हर हफ्ते हम आपके लिए ये विशेष कार्यक्रम लेकर के आते हैं ताकि आगे आने वाले समय को लेकर के हम पहले से तैयारी अपनी कर सकें, आगे आने वाले समय को लेकर के बाज़ार की दिशा को समझ सकें और थोड़ी बहुत बातचीत बीते हफ्ते को लेकर के भी होती है। ये हफ्ता जो बीता गया उसने कहीं ना कहीं निवेशकों के भरोसे को हिला के रख दिया। उम्मीद कहाँ की जा रही थी कि हम 26,000 के पार हैं, तो अब हम नए हाई की तैयारी कर रहे थे कि नया हाई आज बनेगा या कल बनेगा। लेकिन इस बीते हफ्ते ने कहीं ना कहीं बाज़ार की उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया और बीते 5 कारोबारी सत्रों में निफ्टी के अंदर 200 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप का दर्द तो पूछिए ही मत, वहाँ पर दर्द थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब लंबा वक्त लगेगा बाज़ार को नया उच्चतम स्तर छूने में? आखिर में किस बात का डर सता रहा है बाज़ार को? ये तमाम वो पहलू हैं और आगे की बाज़ार की दिशा को लेकर के क्या रणनीति अपनानी चाहिए, वो कौन से सेक्टर हैं जहां से अब दूरी बनानी चाहिए और किन सेक्टर्स के शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अचिन गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और लंबे समय से आपके साथ कार्यक्रम करने का इंतज़ार था, तो थैंक यू हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विपुल जी, ये मेरा प्लेजर है आपके साथ हमेशा बात करने के लिए। कुछ नई बातें सीखने को मिलती हैं और दर्शकों से कुछ इंटरेक्शन हो जाता है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। और मार्केट तो ऐसा विषय है जिसके ऊपर आप कितनी भी बात कर लो खत्म नहीं होती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। तो शुरुआत करना चाहेंगे सर, ऐसा क्या बिगड़ गया बाजार के अंदर? जीएसटी कट के का फ़ायदा भी नंबर्स में हमको दिखाई दिया, ऑटो सेल्स के नंबर। आरबीआई ने अपना काम कर दिया। एफआईज भी थोड़े से वापसी करते हुए अक्टूबर के लास्ट वीक में आते हुए ऐसा लगा कि आ रहे हैं। नवंबर फर्स्ट वीक तक भी थोड़ा बहुत 1-2 दिन ऐसा लगा, लेकिन उसके बाद से ऐसा एफआईज ने भी की भी दूरी हो गई, बाज़ार ने गोता लगाना शुरू किया। कहाँ बाज़ार में पेच फंस कहाँ रहा है सर? तो विपुल जी, अगर हम देखते हैं ना, जैसे बाजार है, बाजार कुछ चीजों पे चलता है। एक चीज चलती है, क्या बाजार जो उम्मीद कर रहा है, क्या हमारे रिजल्ट्स हैं या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, गवर्नमेंट की कैपेक्स हैं, प्राइवेट कैपेक्स है, क्या वो उन उम्मीदों पे खरा उतरा है या नहीं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे आपने ब्रीफ किया, जीएसटी रेट कट हुआ, रेपो रेट का कट हुआ, राइट, 6 से 5.5% पे आ गए हम। इस बीच में इंडिया की सॉवरन रेटिंग भी इंप्रूव हुई। एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने जो हमें बीबीबी दिया, बीबीबी माइनस से फर्स्ट टाइम 18 साल के बाद। इतने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद भी अगर कहीं ना कहीं मार्केट उतार चढ़ाव कर रहा है या सही दिशा नहीं दे रहा है, तो शायद हमें इस पे सोचना चाहिए, क्या हम सब सही कर रहे हैं जो एक बाहर का निवेशक देख रहा है। एफआईज पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, क्या हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं। वहां पे हमें लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी आत्मनिर्भरता है, हम एक अच्छी दिशा में बढ़ चुके हैं, बट शायद अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है। जैसे हम देखते हैं एआई में, क्या भारत का कहीं पे बहुत बड़ा योगदान है? नहीं, हम लोग टेक इंडस्ट्री रहे हैं, हमारा एक टेक का काफी अच्छा कमांड रहा है। बट जब एआई आता है तो शायद कहीं ना कहीं हम इसमें बहुत अग्रणी नहीं है। फिर हमारी डिपेंडेंसी है आज की डेट में, जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं, डिफेंस हो गया या आईटी हो गया, सेमीकंडक्टर चिप, वहां पे हम लोग अग्रणी नहीं है। वहां पे अब हम लोगों ने शायद कुछ शुरुआत की है। फिर हम लोग बात करते हैं डिजिटाइजेशन में, वहां पे हम लोगों ने काफी कुछ अकम्प्लिश किया है। तो शायद जो उम्मीदें हैं भारत से, वो काफी बढ़ चुकी हैं, बट जो भी नई डेवलपमेंट्स है वहां पे कहीं हम डिलीवर या तो नहीं कर पा रहे हैं या अभी बहुत छोटे स्केल पे हैं। दूसरा, टैरिफ्स जिनका इम्पैक्ट से अभी भी हम डील कर रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, आई थिंक वो इंडिया को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है, जबकि हमारी आत्मनिर्भरता 60% है। अगर आप देखेंगे बाकी कंपनीज एक्सपोर्ट डिपेंडेंट होती है, हमारा जो इंडिया में इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी, मतलब सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी, वो 60% है। 40% ही हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इतने सक्षम होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम लोग अपना वो इंप्रेशन या अपनी वो कमांड शायद स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से बाजार को चिंता है। क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स थे, क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स में जो एक्सपेक्टेशंस भी थी, वो ऐसा नहीं है कि मीट नहीं हुई है, बट उम्मीदों से शायद थोड़ी कम है। उम्मीद है क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स हैं वो शायद अच्छे आने चाहिए।
हम उस दिशा में तो डेफिनेटली चल रहे हैं, बट अभी थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। जी, बात आपकी सही है सर। लेकिन तब भी बाज़ार तो मतलब अगर हम देखें तो आपने बहुत महत्वपूर्ण कहा कि हम विदेशी निवेशकों के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब अब घरेलू फ्रंट पे देखते हैं कि लग रहा था कि कुछ ऐसा हो जिससे कि हमारी जो कंजम्पशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे दे, तो शायद विदेशी निवेशक लौट आए। वो होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कुछ लोगों को शक है कि उतनी डिमांड लौटी कि नहीं, ये फेस्टिव सीजन था, इसके बाद कितना सस्टेन कर पाएगा, ये एक कंसर्न बना हुआ है। दूसरी तिमाही के नतीजे मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी कुछ जगहों पर बहुत ठीक रहे हैं, कुछ जगहों पर अभी भी निराशा है, जैसा आपने सही कहा। अब यहाँ से क्या किया जाए, मतलब ऐसे किस ट्रिगर का इंतज़ार कर रहा है बाज़ार? ऐसा क्या ट्रिगर आपको दिखाई दे रहा है जो कि बाज़ार को एक नई दिशा दे सकता है? देखिए, मैं 2 ट्रिगर इसमें देखता हूँ। एक तो कि पिछले 1 साल से अगर हमारा बाज़ार नहीं चला है, ये अपने आप में एक ट्रिगर है। क्योंकि कहीं पे क्या हमारी इकोनॉमी वीक है? नहीं। काफ़ी वॉलेटिलिटी के बाद, काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव के बाद भी आज हम वहीं पे खड़े हुए हैं स्थिरता के साथ, हम डेफिनिटली बढ़े नहीं हैं। बट मैं इसको बोलना चाहूँगा, ये टाइम बेस्ड करेक्शन है, प्राइस बेस्ड करेक्शन नहीं है, बट टाइम बेस्ड करेक्शन है, जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है इकोनॉमी में और मार्केट में कि आपका मार्केट रिजिलिएंट है, और अगर नीचे जाता है ये डोमेस्टिक निवेशक, हम लोगों का इतना इन्वेस्टमेंट है कि आज वो एफआईज के निवेशकों के एट पार या उससे ज़्यादा है। तो एक टाइम बेस्ड करेक्शन हो चुकी है। सेकंड क्वार्टर 2 के जब ऐसे रिजल्ट आए, मिले-जुले रिजल्ट आए हैं, बट थोड़े से पॉजिटिव साइड में ही आए हैं, नेगेटिव साइड में नहीं है। पर जो हमारी गाइडलाइंस आई हैं या जो आगे की कमेंट्री आई है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो वो दूसरा पॉजिटिव सेंटीमेंट और ट्रिगर बताता है जो अभी चलेगा। थर्ड, आप मान के चलिए जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो फर्स्ट हाफ में H1 ऑफ 26 जो कमिटमेंट आई हैं वो अराउंड 34 लाख करोड़ की आई हैं। और ये जो कमिटमेंट्स हैं, 34 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ जो है प्राइवेट कैपेक्स की कमिटमेंट आई हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो एक्चुअली में डिलीवर होंगी या नहीं होंगी, बट इंटेंट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली हाइयर है। अगर हम हाफ ईयर H2 से बात करते हैं तो अराउंड 40% से ज्यादा हाइयर कमिटमेंट इस बार H1 26 में आई है। तो कुछ रुझान है या कुछ इंडिकेशंस हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ हमें बताते हैं कि आपकी इकोनॉमी और ग्रोथ स्टेबल है। अब हम बात करते हैं निवेशक के नजरिए से कि एज अ निवेशक क्या हमें इमीडिएट इसमें रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगी, क्या कोई इमीडिएट सेक्टर्स चलेंगे? उसके लिए अभी भी हमें थोड़ा सा पेशेंटली सब्र रखना पड़ेगा। मार्केट में जैसे पहले एबनॉर्मली हाई या एबनॉर्मली लो रिटर्न्स आती थी, अभी एक ग्रेजुअल स्टीडी रिटर्न आएंगी। उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। शायद 2020 के बाद, कोविड के बाद से जब से रिकवरी आई है, तब से कहीं ना कहीं मार्केट ने काफी एबनॉर्मली हाई रिटर्न्स दी हैं। अगर हम बोल करते हैं 30% के अगर 5 साल में, तो बहुत बड़ी रिटर्न्स हैं। तो एज अ निवेशक हमें भी समझना चाहिए कि जीडीपी के हिसाब से उसमें नॉमिनल रेट ऑफ जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस कॉर्पोरेट रिस्क प्रीमियम, सिंपल सा रूल है। तो उतनी ही रिटर्न्स हमें लॉन्ग टर्म एवरेज पे मिलेंगी। और क्योंकि पिछला साल हमें रिटर्न्स नहीं मिली हैं, प्रोबेबिलिटी और चांसेस और जो इकोनॉमिक सिनेरियो काफी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं कि वो रिटर्न से ज्यादा हमें इस बार मिल जाना चाहिए। चलिए ठीक है सर। अगली महत्वपूर्ण चिंता जो बाज़ार के लिए जिसको लेकर के बड़ा असमंजस बना हुआ है, और वो है ट्रेड डील। सर मतलब मुझे एक लगता है ऐसा कि शायद जो बाज़ार में एक रिकवरी जो 1000-1200 पॉइंट के आसपास की आई, इस एक्सपेक्टेशन में आई कि ये नवंबर के अंदर कुछ ना कुछ, बड़ी नहीं तो छोटी सही, कहीं ना कहीं कोई एक बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुके हैं और अभी तक इसको लेकर के कोई सुगबुगाहट नहीं है। क्या ये भी एक बड़ी चिंता है? और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या नवंबर में कोई डील हो भी पाएगी? यूएस और चाइना को लेकर के जो अभी भी मामला फंसा हुआ है, क्या एक्सपेक्टेशन भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर के आपकी है? तो देखिए विपुल जी कि उम्मीदें हमेशा रहती हैं, और अगर हम देखेंगे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं। अभी रिसेंटली एक 10 साल की डिफेंस डील साइन हुई है इंडिया और यूएस के बीच में। तो डेफिनेटली एक पहला स्टेप है जो हमें इंडिकेशन देता है कि ट्रेड डील जो एक्चुअल में है वो काफी नियर है, और नवंबर में संभव है कि हमारी ट्रेड डील होगी। मुझे लग रहा है शायद वो थोड़ा सा डिले बिहार इलेक्शन की वजह से हो सकता है, कहीं पे डिले हो, क्योंकि ट्रेड डील के 2-3 अहम मुद्दे थे, जहाँ पे एक मुद्दा डील करता है फार्मर से। तो क्योंकि ऑयल वाला पार्ट है, वहां पे हम लोगों ने शायद अपनी डिपेंडेंस रशिया पे ऑलरेडी कम करनी शुरू कर दी है।
दूसरा एक मुद्दा है जहाँ पे हम क्रॉप्स की डेयरी की बात कर रहे हैं, तो वो फार्मर से मुद्दा थोड़ा-सा रिलेट करता है। तो हो सकता है कि अभी इलेक्शंस के बाद वी कैन एक्सपेक्ट द ट्रेड डील। तो अगर आप मेरे से मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है डेफिनिटली बाय नवंबर हमारी ट्रेड डील हो जानी चाहिए, जो काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन देगा। और कुछ सेक्टर्स रिलेटेड टू ट्रेड डील ही, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, लेदर है, वहाँ पे मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट क्विक अप मूव एक्सपेक्टेड है अगर ट्रेड डील होती है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी हाई लगती है। चलिए सर, आपके मुंह में घी शक्कर, मतलब जल्दी से जल्दी ये एक चीज़ हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है ये अगर चीज़ें अगर हो जाती हैं तो हो सकता है एफआईज भी वापस लौटते हुए दिखाई दें और बाज़ार को भी एक नया ट्रिगर, एक नया उत्साह जो है वो देखने को मिलेगा। सर, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या आपकी क्या उम्मीदें हैं इस ट्रेड डील को लेकर के? क्या ये इतनी आसानी से हो जाएगी या फिर बीच में पहले कुछ छोटे मोटे समझौते होंगे और बाकी जगहों पे जहाँ पे मामला फंसा हुआ है उसको आगे चल करके सॉल्व करते रहें? क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता निकल सकता है अगर कुछ मुद्दे अगर फंस रहे हैं तो? देखिए, जैसे हम ट्रेड डील बोलते हैं, क्या ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी? मेरी उम्मीद है, मतलब मुझे ऐसा अनुमान है शायद वो एकदम नीट एंड क्लीन तो नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो चीज़ें अटकेंगी, परंतु एक क्लियर इंडिकेशन डेफिनिटली हमें मिलेगा इसमें, जो हम राहत समझ रहे हैं, क्योंकि जो पेन पॉइंट हैं, जैसे मैंने बोला 2 से 3 पेन पॉइंट थे, जिनमें से एक ऑयल डिपेंडेंस था आपका, एनर्जी डिपेंडेंस था रशिया के ऊपर। दूसरा हमारा एक डेयरी को लेके मुद्दा था। तो मेनली ये 2 मुद्दे थे। बट डेफिनेटली इंडिया की एक्सपेक्टेशंस भी, जैसे अभी यहाँ पे यूएस में वीजा के रूल हो गए, स्ट्रिंजेंट रूल्स हो गए, वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज को लेके इश्यूज है या इंडियन कम्युनिटी को लेके इश्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं बियॉन्ड ट्रेड डील भी इकोसिस्टम में कुछ कंसर्न्स हैं जो इंडिया भी रेज करेगा। मेरा सेंस है कि 60-70% जो भी क्लैरिटी होनी चाहिए वो शायद नवंबर में आ जानी चाहिए। रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू टू लिंगर, बट वो बहुत ज्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं होगा। अरे सर, अभी आपने जो एक लाइन बोली, मैं खाली कंफर्म करना चाहता हूँ, यही बोली थी आपने, जेम्स एंड ज्वेलरी, एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि अगर कुछ बात बनती है तो तेज़ी देखने को मिलेगी? जी, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर एंड केमिकल्स। लेदर एंड केमिकल, ठीक सर, ये बात हो गई। अब जरा सर बाहर से निकल करके थोड़ा फिर से घर में आते हैं, क्योंकि एक हिस्से में हम बातचीत करते हैं कुछ एक सेक्टर्स को लेकर के, अलग अलग सेक्टर्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और जो दर्शक हमारे हैं वो रिटेलर्स हैं ज़्यादातर, तो उनका ध्यान इस पर रहता है कि किस पर बात हो रही है और कहाँ पर पॉजिटिविटी और निगेटिविटी आ रही है। सवाल पीएसयू से ही करना चाहेंगे। पीएसयू बैंकों के साथ जिस तरीके की एक शानदार रिकवरी रैली एक बीच में देखने को मिली और करीब करीब एक साल के इंतज़ार के बाद मिड कैप पीएसयू बैंक्स में अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। लगातार चर्चाएं हैं कंसोलिडेशन को लेकर के कि 3-4 बैंक बचेंगे ताकि वो दुनिया में भारत को छवि को जो है बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। आप इस सेक्टर को लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? पीएसयू मिड कैप बैंकिंग या पीएसयू बैंकिंग को लेकर के? दूसरा, अगर चुनना हो तो आप प्राइवेट बैंकों को पसंद करेंगे या पीएसयू बैंक्स के नतीजों को देखते हुए वो ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं? तो हम सेक्टर के ऊपर विपुल जी डेफिनेटली चर्चा करेंगे, बट क्योंकि अभी आज का मुद्दा, मतलब जो भी आपने रेज किया है वो पीएसयू बैंकिंग और प्राइवेट बैंकिंग है। तो पीएसयू बैंकिंग अगर हम देखते हैं तो उसका जो लॉन्ग टर्म एवरेज है प्राइस टू बुक वैल्यू का अराउंड 0.9 है, और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं अराउंड 1.2 टू 1.3, जो तकरीबन आप मान के चलिए 30-40% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। बट अभी जो एसबीआई बैंक के रिजल्ट आए हैं वो काफी एनकरेजिंग रहे हैं, जो बाकी भी पीएसयू बैंक के रिजल्ट्स आ रहे हैं काफी एनकरेजिंग है। ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है 9% ईयर ऑन ईयर, तो इतना एनकरेजमेंट मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके बढ़ रहे हैं, एनपीएस जो है मतलब ऑल टाइम लो पे आ गए हैं, बैलेंस शीट्स क्लीन हो रही हैं। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन पीएसयू बैंक को लेकर डेफिनेटली है। और जब हम भारत की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं तो बैंक्स जो हैं वो डेफिनेटली एक मेजर रोल प्ले करते हैं लेंडिंग एंड बोरोइंग के लिए। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो एनबीएफसी और बैंक्स जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। बट विद इन प्राइवेट एंड पीएसयू, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो पीएसयू बैंक शायद बेटर बेट रहेगा निवेशकों के लिए। क्या प्राइवेट बैंक में कुछ खराबी है? ऐसा नहीं है। प्राइवेट बैंक का भी आज के में प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 2.3 2.4 चल रहा है। बट पीएसयू बैंक में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो ग्रोथ हैं, आई थिंक वो मल्टी लेवल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है।
प्राइवेट बैंक ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश हैं, सिस्टम्स इन प्लेस हैं, तो वहां पे शायद जो हम बोलते हैं ना स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप में क्या फर्क होता है, तो मेरा कहीं ना कहीं इसी तरह का इंडिकेशन है कि पीएसयू बैंक्स में जो ग्रोथ स्टोरी है वो भी अनफोल्ड हो रही है और हमें क्लोज वॉच रखनी चाहिए। सो एसबीआई बैंक डेफिनेटली लीडर है, लार्ज कैप कैटेगरी में एक अच्छा पीएसयू बैंक अवेलेबल है, और जैसे हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि बैंक्स के मर्जर हो गए, तो एसबीआई बैंक पे हमें विशेषता नजर रखनी चाहिए। विशेष करके नज़र रखनी चाहिए एसबीआई पे। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल यदि आप उत्तर देना चाहें तो, कि क्या जो मिड कैप जो छोटे छोटे बैंक्स हैं उन पर भी नज़र रखनी चाहिए सर? बहुत सारे शेयर चले नहीं थे, अब चल रहे हैं, कुछ में अभी भी रैली नहीं आई है। नाम लेना चाहें तो जैसे यूको बैंक हुआ, साउथ इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक, इनमें तो कुछ में रैली आ भी गई है। मिड कैप पे निगाहें रखनी भी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि अगर मर्जर होगा सर, इनकी भी तो वैल्यूएशन जो है वो बेहतर होगी, तो इनके साथ जो समस्याएं वो भी दूर होंगी जी। नहीं, डेफिनेटली विपुल जी, इन पे भी नजर रखनी चाहिए, और जैसे आपने बैंक्स के कुछ नाम लिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, काफी अच्छे बैंक्स हैं और अच्छी वैल्यूएशन पे हैं। मतलब मैं डिस्क्लोज भी करना चाहूंगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारे एक पीएमएस फंड में भी है, और जो हम ग्रोथ ड्राइवर्स देख रहे हैं उनमें मिड कैप बैंक्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अच्छी रैली आएगी। तो मैं आपसे सहमत हूँ इस चीज को लेके। सेक्टर स्टॉक्स के नाम पे नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ, जो आपने मिड कैप पीएसयू बैंक्स लिए हैं, काफी अच्छा हमें उसमें रुझान भी नजर आ रहा है, और लग रहा है शायद एक अच्छा बेनिफिट भी होगा, और एक जो एफडीआई की पॉलिसी आई है वो भी काफी एंटाइसिंग है। चलिए ठीक सर, अब मुझे पता होता कि मतलब नाम लेने पे आप एक दांत नाम बता देंगे तो मैं और नाम ले लेता, लेकिन चलिए ठीक है। एक ही नाम मिल पाया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक, बहुत अच्छी बात सर। सर, एक सेक्टर पिछले 2-3 साल से लगातार चर्चाओं में है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। जब जब वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाता है, कोई ना कोई खबर सरकार से आ जाती है, वो फिर चलने लगता है, और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, वो है डिफेंस। बीच में पाकिस्तान वाली जो के साथ एक जो छोटा युद्ध हुआ, उससे और ज़्यादा उत्साह बढ़ गया, और कैपेबिलिटी क्या है हमारे कंपनियों की वो भी दिखने को मिली। अभी क्या करना चाहिए? बहुत दो तरह की व्यूज़ हैं। बहुत लोग कह रहे हैं थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन हो गई है, दूर रहना चाहिए, या फिर अगर पैसे लगाएं तो फिर 5 साल 10 साल के नज़रिए से लगाएं। लेकिन लोगों को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि हमारे पास तो डेली सवाल आ रहे हैं, तो वो लोग उस तरीके से भी 2 महीने 6 महीने के भी नज़रिए से लोग पैसे लगा रहे हैं, पैसे बन भी रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी अभी डिफेंस को लेकर के? क्या ये अभी थीम चलेगी? पहला सवाल। दूसरा, जो लोग निवेशित हैं उनका क्या नज़रिया होना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? तो अगेन, डिफेंस एज अ थीम, मुझे लगता है कि हमें 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये थीम चलेगी। मुद्दा ये आता है कि कब चलेगी, कब नहीं चलेगी, आज चलेगी, कल चलेगी, राइट? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, तो डिफेंस एज अ सेक्टर, डिफेंस एज अ थीम, मुझे लगता है आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एक अच्छी कैपिटल ग्रोथ बनेगी। और बोलते हैं ना, उसके साथ हमें सेंस ऑफ प्राइड भी होना चाहिए कि एक थीम क्यों चल रही है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है डिफेंस के क्षेत्र में। तो जैसे हम देखते हैं अभी बीईएल है और आपका एचएएल है, जो दुनिया की 15 कंपनीज हैं, राइट? तो उसमें बीईएल और एचएएल जो हैं, ये दोनों शेयर्स लिस्ट हुए हैं, नाम आए ग्लोबल डिफेंस कंपनीज। आज की डेट में भी एचएएल के पास तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के ऑर्डर हैं, बीएल के पास अराउंड 76,000 करोड़ के ऑर्डर हैं। तो हम ऐसे सेक्टर को देख रहे हैं जहां पे अगले 3-4 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको क्लियर है, और ये ऑर्डर्स दिन ब दिन हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि डिमांड आ रही है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? आपकी जो टेंशन्स हैं वो एस्केलेट हो रही हैं। आप चाहते हैं कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, क्योंकि डिफेंस ऐसा सिस्टम है जहां पे अब ये खाली डिफेंस नहीं है, इट्स डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट? अभी हम एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इन चीजों के ऊपर अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट, अगर आप चाइना, रशिया, यूएस की कुछ चीजें यूज कर रहे हैं, और कल को क्रिटिकल टाइम पे उन्होंने कोई चीजें आपकी फॉर एग्जांपल जैम कर दी या कुछ वायरस कर दिया, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम भी नहीं, कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो जो इंटरनली जो इंटरनल डेवलपमेंट्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड्स हैं, वो भी मुझे लगता है आने वाले समय में काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होंगे। तो डिफेंस में आप डेफिनेटली बने रहिए, चाहे वो नेवी से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्रोन से रिलेटेड हो, चाहे वो रडार सिस्टम से रिलेटेड हो, डेफिनेटली इनमें बने रहना चाहिए। अगेन, मैं विपुल जी यहाँ पे डिस्क्लोजर दूंगा, जैसे एचएएल है, बीएल है, ये हमारे पोर्टफोलियो के भी पार्ट रहे हैं, इनमें से 1-2 स्टॉक आज भी हैं, क्योंकि डिफेंस आज कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है, और मेरे ख्याल से करना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे सर, ऐसे ही आप कुछ कुछ नाम आपके मुखार बिंदु से निकलते रहें। हम लोगों के जो दर्शक हैं उनके लिए एक आशीर्वाद की तरह, प्रसाद की तरह लोग ग्रहण करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सर अच्छा एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि जब हम डिफेंस की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बीईएल हुआ, एचएल हुआ, आपने नेवी का जिक्र किया, कोचिन है, मझगांव है, लेकिन इन सब के अलावा हमने देखा बहुत सारे जो निजी प्लेयर हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है शेयर मार्केट के अंदर। आइडिया फोर्ज है, अपोलो माइक्रो है, एस्ट्रा माइक्रो है। क्या कभी निजी क्षेत्र की तरफ रुख करना भी चाहिए, या आपको लगता है कि मेजॉरिटी ऑर्डर चूंकि पीएसयूज़ की तरफ आ रहे हैं तो अभी उधर ही फोकस करना चाहिए? क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनना है तो निजी क्षेत्र को भी आगे आना पड़ेगा, निजी क्षेत्र को हम ज़्यादा काम देने की सोच रहे हैं। क्या व्यू है सर आपका इस पर? जो कंपोनेंट्स हैं, काफी सारी चीजें बाहर से ही बनती हैं, ये निजी कंपनियां ही बनाती हैं। जैसे हमारा रडार है, राइट? तो एस्ट्रा माइक्रोवेव है जो रडार बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, दूसरी कंपनी बनाती है। तो जब एचएएल को ऑर्डर मिल रहा है तो एचएएल को जो ऑर्डर मिल रहा है उसमें से एक अच्छा खासा पोर्शन इन निजी कंपनियों में जाते हैं जो अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं और उसके बाद वो एचएएल के पास आते हैं। तो आप उनको डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया निजी कंपनियों में छोटी कंपनीज हैं तो जोखिम भी ज्यादा है बट रिवॉर्ड भी ज्यादा है। या आप बड़ी स्टैब्लिश कंपनी को देख सकते हैं, जैसे एचएएल हो गया, बीएल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑर्डर नहीं जा रहा, उनके पास भी ऑर्डर जा रहे हैं और वो शायद इन्हीं कंपनी से जा रहे हैं। तो हर एक इन्वेस्टर की, निवेशक की अपनी रिस्क एपेटाइट होती है, अपनी रिसर्च करने का तरीका होता है। बट अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो हमें शायद निजी कंपनियों पे भी नजर रखनी चाहिए जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी हाई है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर। प्राइवेट डिफेंस कंपनियों में जोखिम ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन आप अपने हिसाब से वैल्यूएशन के आधार पर जो है निर्णय ले सकते हैं, अपने वित्तीय सलाहकार से बातचीत कर सकते हैं इस पर। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं, और एक क्षेत्र जो नहीं चला और जिससे काफ़ी उम्मीदें थी और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पास, चूँकि हम लोग डेली शो करते हैं तो उस पर सवाल आते हैं, वो है रेलवे। लोगों को लग रहा था अब चलेगा, अब चलेगा, अब चलेगा। सेकेंड क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर था उसमें जो ख़राब नतीजे आए उसके बाद से इनमें जान लौटी नहीं सर। और अब लोग कह रहे हैं कि आप बजट के लिए जो है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का नज़रिया काफ़ी छोटी अवधि का होता है, इस क्षेत्र में काम काफ़ी हो रहा है, इससे कोई दो राय नहीं है। उसके बावजूद लास्ट क्वार्टर अच्छा नहीं गया, इस क्वार्टर में अभी रिजल्ट्स आएंगे तो देखना पड़ेगा किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन इस क्षेत्र को लेके क्या है? क्योंकि बुलेट ट्रेन भी बानी है, हर बड़े शहरों में मेट्रोज बन रही है, रेलवे का विस्तार हो रहा है, शेयर क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे सर? देखिए, हमें ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल जिसका साधारण शब्दों में आपको आंसर देता हूँ। आज मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझे लगता है कि वो 100 रुपए जो हैं 200 रुपए हो जाएंगे 5 साल में। दूसरा है जहाँ पे मुझे लगता है मेरे 100 रुपए 200 रुपए हो जाएंगे अगले 2.5 साल में। तो आप उस विकल्प को चुनेंगे जहाँ पे आपका जो पैसा है वो 2.5 साल में डबल हो जाएगा। बिल्कुल। तो सिमिलर स्टोरी कुछ रेलवेज के साथ है। देखिए, जहाँ पे भी गवर्नमेंट या प्रोजेक्ट्स आते हैं वहां पे कहीं ना कहीं निवेशक सोचते हैं, प्लस आपको दिख रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है, आप बनते हुए देख रहे हैं, बट वो कहीं शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, या करता है तो वापस करेक्ट कर जाता है। तो साइकोलॉजिकली समझिए कि मनोस्थिति क्या है निवेशक की। उसने पैसा डाला, उसने पेशेंटली वेट किया, उसने देखा भाई रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे, डेवलपमेंट हो रही है, रिजल्ट भी ओके हैं, पर प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वहां से निकलना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रेलवे क्षेत्र में डेवलपमेंट्स हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, बट जो प्राइस रिफ्लेक्शन है या प्राइस एप्रिसिएशन है वो निवेशकों को शायद नहीं मिल रहा है। और जब वो मिलता है वो तब मिलता है शायद जब निवेशक बाहर निकल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरे से एक क्षेत्र पूछेंगे जहां पे हमने शायद चर्चा नहीं की, और मुझे पता नहीं समय की कितनी पाबंदी है, तो विपुल जी मैं बता रहा था एक क्षेत्र जो है जो हमें सब निवेशकों को नजर में रखना चाहिए, वो रिन्यूएबल एनर्जी का। आज अगर आप देखें कि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट का हमें रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करनी है। हमारी जो करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो अराउंड 240 गीगावाट के आसपास की इस समय है रिन्यूएबल से। जी। तो हम अभी बात कर रहे हैं कि इस रिन्यूएबल एनर्जी की जब ग्रोथ होती है, इसके लिए हम लोगों को आउटले करना है 30 लाख करोड़ का। तो 30 लाख करोड़ का कैपेक्स अगले 5 साल में होगा, जिसमें हमें 500 गीगावाट का क्रिएट करना है। अब इसमें सोलर एनर्जी का जो आज के डेट में हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 110-120 गीगावाट का है, जो 300 गीगावाट तक 2030 तक हमें पहुंचना है। तो हमें 3 गुना ग्रोथ लगभग यहां से हमें अभी सोलर में करनी है। इसी तरह कुछ विंड एनर्जी में है जहां पे अराउंड 49-50 गीगावाट है, जो हमें अराउंड 125-150 करोड़ करना है। अब जब हम इन चीजों को देखते हैं, ये अकेला सेक्टर ऐसा है जहां पे सबसे पहले आता है आपका पावर इक्विपमेंट, कि जब हमें ये कैपेसिटीज क्रिएट करनी है इसके लिए पावर इक्विपमेंट लगेगा। तो 30 लाख करोड़ का तकरीबन आप मान के चलिए 20 से 25% उन कंपनीज की तरफ जाएगा जो पावर इक्विपमेंट या हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं।
जैसे कुछ कंपनी की मैं नाम लूंगा, इसका जी मतलब ये नहीं कि निवेश करना चाहिए, बट ध्यान जरूर रखना चाहिए। जी। एबी है, बीएचईएल है, राइट। हम बोल रहे हैं टर्बाइंस हैं, बॉयलर्स हैं, स्विच गियर्स हैं, कंट्रोल पैनल है, ये सब क्रिएट करेंगे। हम्म, उसके बाद आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के मैन्युफैक्चरर, जो खुद सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट, या सेल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वेफर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, इनगॉट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनमें कुछ कंपनीज आती हैं, जैसे वारी एनर्जीज है, आपका आइनॉक्स विंड है, अदानी सोलर है। सो इस तरह की कंपनीज है जो खुद मैन्युफैक्चर एनर्जी मैन्युफैक्चर कर रही हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। आपकी एनर्जी जनरेट हो गई, क्रिएट हो गई, अब वो ट्रांसमिट कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। तो उसके लिए अलग आप मान के चलिए 30 लाख करोड़ में से 15-20% का कैपेक्स उधर की तरफ होगा, जिसमें हम लोग बात करते हैं ग्रिड्स का, वोल्टेज लाइंस का, कंडक्टर्स का, ईवी चार्जिंग स्टेशंस का, राइट। इसमें कुछ कंपनी जैसे पावर ग्रिड हो गई, केसी इंटरनेशनल हो गई। फिर ईपीसी, इनको इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन चाहिए, मटेरियल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो वाली इंडस्ट्री बेनिफिट होती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी हम अकेले एज अ क्षेत्र देखते हैं या सेक्टर देखते हैं, मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग क्षेत्र है, जिसके साथ आपके 4 से 5 जो सेक्टर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट जुड़े हुए हैं और जो ग्रो करेंगे। इसमें अगर हम कुछ ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी ढूंढ सकते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा भविष्य को मिलेगा। परंतु इसका हॉराइजन क्या, ये अभी चलेगा, कल चलेगा? अगर हमारा हॉराइजन अगले 5 साल का है, तो इस क्षेत्र पे भी हमें, जैसे डिफेंस बोला, हमें एक बारीकी नजर रखनी चाहिए। 5 साल के नज़रिए के साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर भी रखें नज़र, ये सर का मानना है। ये बड़ी अच्छी थीम सर, और इससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, कुछ के नाम तो आपने लिए अभी जिक्र किया, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन पर जो है सवाल डेली बेसिस पे आते हैं सर। लेकिन इस पर पीएसयू क्षेत्र की जो कंपनियां चली नहीं उतनी, और वो लोगों को बड़ा वो लगता है कि इतनी डिमांड है, सब कुछ है, लेकिन पावर ने अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। वो इतने सवाल आते हैं, एनएचपीसी नहीं चल रहा सर, पावर ग्रिड नहीं चल रहा, 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, इरिडा ने तो खैर चला भी अच्छा, फिर अब थमा भी हुआ है। तो ऐसे लोगों के सवाल बहुत रहते हैं, आरईसी पीएफसी नहीं परफॉर्म कर रहे, तो वो ऐसे लोगों को क्या उत्तर देंगे सर आप? देखिए, मैंने बोला कि अगर आप एक, तो फॉर एग्जांपल अब हम 1-1.5 साल की बात करते हैं, तो जैसे मैं बोला स्मॉल कैप और मिड कैप एज अ सेक्टर, एज अ सेगमेंट, वो चला ही नहीं है 1-1.5 साल से, राइट। कि कुछ कुछ पॉजिटिव आती हैं, उसके बाद नेगेटिव डेवलपमेंट्स आ जाती हैं, वो सेंटीमेंट्स नेगेटिव है। बट ये मेरे को दूसरा पॉजिटिव इंडिकेशन चलता है कि जो चीज चलनी चाहिए और डेवलपमेंट्स हैं, अगर वो पिछले 1-1.5 साल तक नहीं चला है, तो डेफिनेटली वो जो पिछला बैकलॉग है उसको भी क्लियर करना है और आने वाली रिटर्न्स भी देनी है। तो मुझे लगता है कि हमें इसमें बने रहना चाहिए। हाँ, कि हर एक क्षेत्र इमीडिएटली नहीं चलेगा। रिन्यूएबल एक बड़ा सेक्टर है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी भी आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन करता है सोलर न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर, ये न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर। अभी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए जो एक कंपनी की क्षमता होनी चाहिए, एचसीसी के पास 50 से 60% का मार्केट शेयर है, परंतु कंपनी नहीं चल रही है। और 2047 तक आई थिंक 100 गीगावाट तक का प्लान है कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए। तो विजन है, मिशन है, पर क्या वो उस स्टॉक में रिफ्लेक्ट कर रहा, भी नहीं कर रहा है। बट इसका मतलब क्या नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। तो हमें थोड़े से कभी कभी बोलते हैं ना, इंडिकेटर्स देखने चाहिए, रिजल्ट देखने चाहिए, डील्स देखनी चाहिए, और हमें रिन्यूएबल एनर्जी के जो मैक्रो सेक्टर है उसके सब सेट में छोटे छोटे स्टॉक्स में या पर्टिकुलर उसमें जाना चाहिए। कभी आप देखेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चढ़ाव आ रहा है, तो शायद मुझे उस तरफ जाना चाहिए। कभी लग रहा है आपको कि एनर्जी के मैन्युफैक्चरर में जा रहा है, जैसे वेफर मैन्युफैक्चर होते हैं, इनगॉट मैन्युफैक्चर होते हैं, वहां पे तो उधर जाना चाहिए। कभी आप देखते हैं ईपीसी में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उधर जाना चाहिए। तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। और शायद जिसके लिए जो आपके एक्सपर्ट होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टमेंट आईटी, बिल्कुल सही बात है। समय की सर कमी है, आपके साथ वार्तालाप तो मतलब इतना दिलचस्प होता है कि क्या ही कहा जाए। लेकिन जाने से पहले 2-3 छोटे छोटे सवाल। एक तो ये कि अभी के माहौल में कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसको आपको लगता है कि अभी दूरी बना लेनी चाहिए, क्या आईटी उनमें से हो सकता है, या कुछ और सेक्टर ऐसे हैं, या कोई आईटी है भी उसमें कि नहीं है? क्या करें सर? मतलब बहुत लोगों के सवाल रहते हैं आईटी को लेकर के, चलेगा कि नहीं चलेगा, असमंजस की स्थिति है, पोर्टफोलियो में रखें या दूर रहें? देखिए, मेरा आपसे आईटी, अगर आप हार्डकोर आईटी देखते हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया या टीसीएस हो गया, ये बड़े नाम हमारे जहन में आते हैं, मेरे ख्याल से इनसे हम दूर है। बट अगर आईटी जिसमें हम देखते हैं एआई डेवलपमेंट्स हैं या कुछ एंसिलरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेटली हमें नजर रखनी चाहिए। कोर आईटी को हटा के अगर हम आईटी सब्जेक्टेड टू डिफेंस आईटी है, राइट, फार्मा आईटी है, तो कहीं पे अभी थोड़ा हमारा जो सोच विचार है थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो आईटी अगेन ब्रॉड है, बट डिफेंस आईटी, एआई ड्रिवन आईटी, वहां पे हमें डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए। वहां पे एक अच्छी ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड है सूनर।
सर सीमित समय में हम लोगों ने बैंक हुआ, डिफेंस हुआ, रेलवे हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, इन सब पे बात की। बहुत सारे सेक्टर छूट गए होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा जाते जाते अगर आप अगर कोई सेक्टर छूटा हो ऐसा जिसको आपको लगता है कि इस सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू है आपका, वो कौन सा होगा सर? तो कंजम्पशन पे तो काफ़ी बातें चल ही रही हैं, ऑटो के नंबर्स को देखते हुए क्या उधर कोई बात आप कोई भी सेक्टर आप जो चुनना चाहें जो आपको अच्छा लग रहा हो? देखिए, मुझे लगता है जो एक ये डेटा सेंटर ड्रिवन स्टोरी है, वो एक काफ़ी बड़ी स्टोरी है। आप देखेंगे अभी गूगल ने भी अपना यहाँ पे डेटा सेंटर लॉन्च किया है वाइज़ैग में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे भी करें, तेलंगाना में। उसके बाद आपका और एक क्षेत्र है, जैसे अभी स्टारलिंक का एक एग्रीमेंट हुआ है महाराष्ट्र के साथ, जी। आज ही गवर्नमेंट के साथ। तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ आएँगी, तो मुझे लगता है आपको डेटा सेंटर ड्रिवन और ईवी ड्रिवन 2 चीज़ों के ऊपर हमेशा फोकस रखना चाहिए। ईवी में जैसे इंडिया में 2-3 कंपनीज़ हैं जो काफ़ी अच्छा कर रही हैं रिसेंटली। केन्स है, सीजी पावर है, वो ईवी में एक अग्रणी हैं ईवी डेवलपमेंट में। और डेटा सेंटर कैपेबिलिटीज़ भी हम लोगों को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो 2 सेक्टर हैं जहाँ पे मुझे लगता है छोटी कंपनीज़ रहेंगी, बहुत बड़ी नहीं रहेंगी, बट अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। सीजी पावर, केन्स पर भी आप लोग थोड़ा सा नज़रें बना करके चलिए। ये जो ब्रह्म वाक्य निकल रहे हैं अचिन जी के माड़ी से, इस पर आप लोगों को नज़र बना करके रखनी चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें। सर जाते जाते ये जो पीछे हमने थंब लगाया था, हालांकि इसका उत्तर जो है आपने काफ़ी हद तक दे दिया कि किस बात का डर है। अब मेरा ये सवाल है कि ये डर दूर कब होगा और क्या इस साल हम नया हाई बनते देखेंगे, और क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? विपुल जी, मुझे उसमें तो कोई 2 राय नहीं लग रही है कि इस साल हम नया हाई देखेंगे। 26,000 डेफिनिटली मेरी उम्मीद है कि निफ्टी क्रॉस करेगा और हमें क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स देखने चाहिए, जहाँ पे एक अच्छे नंबर्स भी एक्सपेक्टेड हैं। और मेरा निवेशकों से यही है कि थोड़ा पेशेंस डेफिनिट टेस्ट किया है पिछले 1 साल में, और मोस्टली स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ। बट ये एक अच्छा टाइम बेस्ड करेक्शन है और हमें मार्केट से जब हम मार्केट में निवेश करने के लिए आते हैं, हमारा नजरिया 3 से 5 साल का होना चाहिए, कम से कम 3 साल तो होना ही चाहिए, और मार्केट एक अच्छी रिटर्न डेफिनेटली निवेशकों को देके जाएगा। अजय सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बात करना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, हमारे दर्शकों को बहुत प्रेरणादायी हमारी उम्मीद करते रहेगा, और हमेशा ही वो आप लोगों को आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए। उम्मीद करते हैं अपने व्यस्त कार्यक्रम से जब भी आपको समय मिलेगा थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों का आप करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को तो अब हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि बहुत सारे शेयरों पे तो हमने बातचीत की, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के शेयरों पे हो सकता है बातचीत ना हो पाई हो। तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे जुड़िए हमारे साथ लाइव और बनाइए अपने पोर्टफोलियो, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और हर रोज़ के बाज़ार पर बातचीत करेंगे। और हाँ, कल हमने जो है हमारा छोटे शेयर ऊंची छलांग का एपिसोड अगर आपने मिस कर दिया है और अभी तक नहीं देखा है तो जाइए देखिए कि कौन से छोटे शेयर हैं जो अब लगाएंगे ऊंची छलांग। रचित खंडेलवाल के साथ थंब आपको मिल जाएगा। शनिवार को दोपहर 2 बजे अपलोड किया गया है। तो फिलहाल के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए, और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।